हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम बात करते हैं यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों के सिलेबस की, उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पर मेंस के क्वेश्चन एनालिसिस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक हमने यूपीएससी मेंस का जो सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1 होता है उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में पेपर 1 का जो लास्ट पोर्शन हमने देखा था इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसके कुछ 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के तौर पर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनकी फ्रेमिंग करने की कोशिश करेंगे और आज हम शुरू करेंगे हमारा जीएस सेकंड पेपर, जिसमें हम बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था की। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी हम बात करते हैं और सामाजिक न्याय का भाग भी इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो जिस तरह से हमने पेपर 1 को सब्जेक्ट वाइज एनालिटिकल वे में देखा है, उसी तरह से इस पेपर को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप यह पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे जाकर पेपर 1 के सभी वीडियो आप जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी के अंदर शार्पनेस आ सके, आपको अपनी कमियों के बारे में कुछ जानकारी मिले। और देखिए, जब हमें कमियों के बारे में पता चलता है तो हम उनको सुधारने को लेकर काम करना शुरू करते हैं। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कमियां कहाँ रह गई है तो हम उन्हें सुधारेंगे कैसे। और कमियां पता चलती है एनालिसिस करने पर, विश्लेषण करने पर, और इस विश्लेषण को करने की कोशिश हम यहाँ पर इन वीडियोस के अंतर्गत, इस समुद्र मंथन सीरीज के अंतर्गत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से यही कहूँगा, अगर पेपर 1 का एनालिसिस आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो वाइज देखना चाहिए और अपने पक्ष को, जो मजबूत पक्ष है अच्छी बात है, उसको और मजबूत बनाना है, जो कमजोर है उसको भी तैयार करने की कोशिश हमें करनी है। आइए शुरू करते हैं हमारे जो जियोग्राफी के 3 क्वेश्चंस थे उनके डिस्कशन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हिमालय के हिम नदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। जब हम कल डिस्कस कर रहे थे जियोग्राफी का सिलेबस, तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जियोग्राफी के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से इंटरलिंक होने के बाद आपके सामने नजर आते हैं, आपको पेपर में नजर आते हैं। तो इसी तरह का यह एक क्वेश्चन है। और जैसा कि आप देखते हैं कि हिमालय के हिम नदों के पिघलने की बात कर रहा है, तो हिमनद तो पिघलते ही रहते हैं, उनका एक चक्र ऐसा होता है कि समय के साथ वो बनते भी रहते हैं और पिघलते भी रहते हैं, जिनसे नदियों का उद्गम होता है। ये बात हमने देखी हुई है। लेकिन यहां पर कह रहा है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। इसके कहने का यह मतलब है, वर्तमान सिनेरियो में जो हम पर्यावरण शरण की स्थितियां देखते हैं, पर्यावरण शरण, और इसका जो बड़ा एग्जाम्पल है वो उसका जो परिणाम है या कारण भी है कहीं ना कहीं, उसका क्या हमें नजर आता है, जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें। और वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सवाल कुछ इस तरह से आपसे कहना चाह रहा है कि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के कारण जो पृथ्वी का, हमारी जलवायु का औसत तापमान बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, उसके कारण हिमालय के हिम नदों के पिघलने की जो स्पीड थी, उनकी जो पिघलने की दर थी, उसमें वृद्धि हुई है। तो यह वृद्धि हमें किस प्रकार लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकती है या किस प्रकार हमें प्रभावित कर सकती है, यह क्वेश्चन आपको बताना है, यह इसका आंसर आपको करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पूछी है, इस चीज का हम पर, हमारे जल स्रोतों पर, जल के जो संसाधन है, मीठे जल के जो संसाधन है, उन पर किस तरह से असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करेंगे हम मेन चीज से कि जो शुरुआत हुई है इसकी चीजों को लेकर, जो
नेगेटिव वे में चीजें आगे बढ़ रही है, हिमालय के हिमनद जो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, उनके पीछे का कॉज क्या है? तो आप जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसे कारणों का उल्लेख अपने इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं कि इस तरह के कारणों की वजह से वर्तमान में हिमालय के हिमनदों की और वैश्विक हिमनदों की भी, लेकिन हिमालय के हिमनदों की स्पीड अदर ग्लेशियर से ज्यादा तेज हो रही है पिघलने को लेकर, तो यह इसका कारण रहा है। अब प्रभाव की हम बात करेंगे, दूरगामी प्रभावों की। तो एक रिपोर्ट ये कहती है कि हिमालय के जो हिमनद है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि आने वाले, अगर यही स्पीड इनकी बनी रही तो आने वाले 50 से 100 वर्षों के अंदर हिमालय में जितने भी ग्लेशियर्स हैं सब के सब पिघल जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो फिर हमारे सामने एक स्थिति उत्पन्न होगी ताजा जल की, जो पीने का पानी है उसकी कमी को लेकर। अगर हम यहाँ पर सीधे तौर पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बोलना चाहें इसको, तो हम कहेंगे कि सतत वाहिनी जो नदियां हैं, सतत वाहिनी नदियां ये प्रभावित होंगी। सतत वाहिनी नदियों में भारत में मुख्य नदियां सिंधु आ जाएगी, गंगा होगी, और इस तरफ से नॉर्थ ईस्ट से एंटर करने वाली हमारी ब्रह्मपुत्र को भी हम इसमें रख सकते हैं, रखेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये प्रभावित होंगी, किस प्रकार से ये प्रभावित होंगी? एक तो ये जो 50 से 100 सालों में जो ये पिघलेगा बहुत तेजी से, तो यहां पर क्या होगी? बाढ़ की स्थितियां पैदा होगी, क्योंकि जो तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो नदियों का जल स्तर ऊपर आएगा, और नदियों का जल स्तर उठेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी? बाढ़ की स्थितियां हमारे सामने नजर आएंगी। जब ये ग्लेशियर समाप्त होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारे सामने सूखे जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होगी। और दोनों ही मामलों में, दोनों ही स्थितियों में हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, भारत का उत्तरी मैदान जो है, जो कृषि के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह प्रभावित होगा। तो उत्तर के मैदान में, उत्तर के मैदान में जो कृषि आजीविका है, कृषि आजीविका प्रभावित होगी। और कृषि आजीविका का प्रभावित होने का मतलब है हमारी खाद्य सुरक्षा पर, खाद्य सुरक्षा पर संकट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कृषि के लिए जल एक महत्वपूर्ण चीज होती है। तो ये एक हमने प्रभाव देखा, एक क्या, बहुत सारे प्रभाव इसी से लिंक हो गए। सतत वाहिनी नदियां प्रभावित होंगी, बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियां उत्पन्न होगी, जो शुरू में ये जो 50-100 सालों तक बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, इस दौरान हमारे सामने बाढ़ जैसी स्थितियां आएंगी। जब ये ग्लेशियर्स पिघल चुके होंगे, समाप्त हो चुके होंगे या समाप्त होने की कगार पर होंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे सामने सूखा जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। इनसे हमारी कृषि प्रभावित होगी, और कृषि प्रभावित होने से हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वह गिरेगा, और उससे हमारे सामने खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। दूसरी बात अगर हम करें, समुद्री जल स्तर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत तेजी से हिमनद पिघल रहे हैं, पिघलने के बाद नदियों में बाढ़ भी आ रही है, और वह पानी जो एक एवरेज स्पीड से समुद्र में जाकर मिलता था, अब एवरेज से कुछ ज्यादा मात्रा में समुद्र में जा रहा है। तो क्या होगा? समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, समुद्र तल में वृद्धि होगी। और जब समुद्र तल में वृद्धि होगी तो क्या होने वाला है? जो समुद्र की जैव विविधता है, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए, जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, जीवन हेतु आवश्यक दशाएं, वह प्रभावित होंगी। और वह प्रभावित होंगी तो हम कहेंगे कि सामुद्रिक जैव विविधता का ह्रास होना शुरू हो जाएगा। सामुद्रिक जैव विविधता का ह्रास होना शुरू हो जाएगा, वह घटने लग जाएंगी। जब सामुद्रिक जैव विविधता का ह्रास होगा तो हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की एक बहुत बड़ी सीमा तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र लिए हुए है,
और इन तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीविका कहीं ना कहीं समुद्री संसाधनों पर डिपेंड करती है। तो जब इस तरह की स्थितियां होगी, समुद्री संसाधनों का ह्रास होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा, तो फिर से हमें देखने को मिलेगा कि हमारे सामने जीवन के संकट आना शुरू हो जाएंगे। फिर तीसरी बात, यह जल स्तर जो बढ़ रहा है समुद्र का, आपको पता है हमारे पास द्वीपीय क्षेत्र भी बहुत सारे हैं, लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार, जो बड़े दो नाम हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, और भी बहुत सारे द्वीप भारत के अंडर आते हैं। तो हमारे जो द्वीपीय क्षेत्र हैं प्लस द्वीपीय क्षेत्र के साथ साथ हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं, इन पर डूबने का संकट उत्पन्न होगा और वहां की जनसंख्या को विस्थापित होने जैसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। एक यह भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब नदियां सूखने लगेगी या उनमें बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, तो अंतरराष्ट्रीय नदियां जो हैं, जैसे सिंधु नदी की बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान के संबंध में, इधर ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो चाइना इंडिया भी है, फिर बांग्लादेश में भी एंट्री होती है। इस तरह से जो अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं उनको लेकर पड़ोसी देशों से हमारे विवाद सामने आ सकते हैं। पड़ोसी देशों के साथ जल विवाद, यह चीजें हमारे सामने उठ सकती हैं इन सब के वजह से। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे हिमनदों के तेजी से पिघलने से, जो हम बात कर रहे हैं, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, जिसको हम यह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन नदियों में वर्ष उपरांत पूरे वर्ष पानी की मात्रा बहती रहती है, पानी की धारा बहती रहती है, उन्हें सूखी नदियों से जोड़ा जाए ताकि पूरा भारत हरा भरा हो सके। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि उनमें बाढ़ की स्थिति या सूखे की स्थिति आती है, तो हमारी ये जो योजना है इसकी प्रासंगिकता कहीं ना कहीं समाप्त होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। हिमालय के हिमनद अगर पिघल जाते हैं पूरी तरह से, तो भारत के जल संसाधनों पर किस तरह से लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में, दीर्घावधि में प्रभाव पड़ेंगे, उसकी चर्चा हमने इस क्वेश्चन के अंतर्गत करनी थी, जो हमने कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह पूरी तरह से आपको महसूस होगा कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि जीवों की उपस्थिति को लेकर भौगोलिक दशाएं महत्वपूर्ण होती है, इसे भूगोल से बिल्कुल जोड़ा जाएगा, और यह भूगोल का ही क्वेश्चन पिछले वर्षों का है। 2019 का क्वेश्चन है और 150 शब्दों में आपको लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है, वैश्विक तापन के प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। पिछली बात में हमने बात कर ली है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन में, इसमें भी बात कर रहा है वैश्विक तापन का, लेकिन किसके ऊपर? वैश्विक तापन का, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रवाल के जीवन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको उदाहरणों के साथ आकलन करना है, बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए वैश्विक तापन क्या है। वापस जो चीज हमने पहले क्वेश्चन में देखी थी, वैश्विक तापन से क्या हो रहा है? वैश्विक तापन से यह परिणाम आ रहे हैं कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि की स्थिति देखी जा रही है। जब इसमें वृद्धि की स्थिति आप देखेंगे तापमान में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? चरम मौसमी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। चरम मौसमी घटनाएं, चरम मौसमी घटनाएं, उदाहरण चक्रवात आएंगे बहुत सारे। जब गर्मी पड़ेगी तो इतनी गर्मी पड़ेगी कि सूखे जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, अकाल पड़ने लगेंगे। जब सर्दी पड़ेगी तो इतनी सर्दी पड़ेगी कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटना शुरू हो जाएंगे, है ना। और जब वर्षा होगी तो इस तरह से वर्षा होगी कि बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी, और जब नहीं होगी तो इस तरह से होगी कि सूखा जैसी स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी। चक्रवातों की मात्रा, उनकी तीव्रता, उनकी इंटेंसिटी इस तरह से बढ़ जाएगी, क्योंकि पृथ्वी के वैश्विक तापन में लगातार क्या हो रहा है? बढ़त हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है उसके अंदर। तो इस तरह से हम देखेंगे चरम मौसमी घटनाएं, या एक दूसरा नाम हम कहें जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें हमें नजर आती हैं। और जलवायु परिवर्तन क्या कर रहा है?
जो चरम मौसमी घटनाएं और जलवायु परिवर्तन है, इससे हमारी जैव विविधता का ह्रास हमारे सामने हो रहा है। ठीक है, पेड़ पौधों की प्रजातियां, जंतुओं की प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर आना शुरू हो गई है और ह्यूमन भी वल्नरेबल होता जा रहा है धीरे धीरे इन चीजों को लेकर। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? प्रवाल तंत्र जो होता है, जो कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल्स जो होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि प्रवाल की स्थिति क्या है जैव विविधता को लेकर। प्रवाल क्या है? सबसे पहले समुद्र में रहता है और समुद्र के अंदर जो जैव विविधता है, सर्वाधिक जैव विविधता, समुद्र की सर्वाधिक जैव विविधता जो प्रवाल अपना घर बनाते हैं समुद्र के अंदर, वहां पर पाई जाती है, कोरल रीफ्स में पाई जाती है। तो जब प्रवाल जीवन तंत्र प्रभावित होता है किसी भी कारण से, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि लगभग समुद्र की बहुत बड़ी मात्रा में जो जैव विविधता है उसका ह्रास होना शुरू हो जाएगा, उसका शमन होना शुरू हो जाएगा। शमन इन द सेंस उसका क्षरण होना शुरू हो जाएगा, हमें उसको रोकना पड़ेगा। तो प्रवाल जीवन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे मुख्य घटना, जब चरम मौसमी घटनाएं होती है तो हम कहते हैं कि प्रवाल विरंजन की घटनाएं शुरू हो जाती है। प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं हमारे सामने नजर आती है। एक रिपोर्ट यह कहती है कि यह घटनाओं में क्या होगी? वृद्धि होगी। 2016 और 2017 इन 2 वर्षों में इतनी ज्यादा कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं हुई है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, इसके लगभग 50% कोरल्स खत्म हो गए, 50% प्रवाल समाप्त हो गए। इतनी ज्यादा कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं हमें पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिल रही हैं। और जब कुछ कोरल इस ब्लीचिंग के कारण बच भी जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ज्यादा संवेदनशील किसके बारे में ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं? रोगों के बारे में। ठीक है, वह ज्यादा बीमारियों को, बहुत जल्दी उनको कोई रोग लग जाता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। वह प्रजनन क्षमता उनकी कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी। तो यह वृद्धि नहीं कर पाएंगे, यानी वृद्धि दर में कमी हो जाएगी। और जब ऐसी बातें हो गई, रोगों के लिए ये संवेदनशील हो गए, तो इनकी मृत्यु दर में भी क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी, मृत्यु दर में वृद्धि। इस तरह के प्रभाव कोरल रीफ्स पर हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चरम मौसमी घटनाओं की हमने बात की, अगर बारिश ज़्यादा होती है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, तो समुद्री स्तर क्या होगा? उसमें वृद्धि हो जाएगी, समुद्र अपने तल से ऊपर आ जाएगा। और जब समुद्र अपने तल से ऊपर होगा या समुद्री स्तर में वृद्धि होगी, तो हमने जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में बात की थी, उसी तरह से प्रवाल के जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उनमें खतरा उत्पन्न हो जाएगा और प्रवाल अपने जीवन को लेकर अस्थिर सी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि जल स्तर बढ़ गया है, लवणता कम हो गई है, जितनी लवणता उन्हें चाहिए थी उतनी लवणता नहीं है, पानी का तापमान कम या ज्यादा हो जाएगा जो उनको आवश्यक है उससे। तो इस तरह से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा वर्षा की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, उससे पानी के साथ बहकर जो हमारा भूमि का प्रदूषण जाता है, तलछट जाता है या फैक्ट्रियों का अपशिष्ट जाता है, उससे आपको पता है कि संदूषण के कारण एल्गल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब समुद्र के ऊपर के तल पर एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तो हम देखते हैं कि नीचे की विविधता को, जैव विविधता को, जानवरों को, पौधों को ऑक्सीजन और प्रकाश हासिल नहीं हो पाता, इससे उनकी भी मृत्यु होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा जब कोरल रीफ पर खतरा उत्पन्न होता है, तो कोरल रीफ के साथ रहने वाले अन्य जो समुद्री जैव विविधता है
उनका भी ह्रास होना शुरू हो जाता है, उनका भी क्षरण होना शुरू हो जाता है। एक प्रभाव यह हो गया। इसके अलावा अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो ये कोरल रीफ और ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं समुद्र के, ये पर्यटन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो जब कोरल रीफ खतरे में आएंगे, प्रवाल विरंजन के कारण इन पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ये समाप्त होना शुरू होंगे, तो हमारे पर्यटन पर भी क्या होगा, प्रभाव नेगेटिव रूप से पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी दवाओं के निर्माण में इनका औषधीय उपयोग किया जाता है। तो अगर ये खत्म हो गए तो हमारी दवा इंडस्ट्री जो है, फार्मा इंडस्ट्री, उस पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वैश्विक तापन का सिर्फ प्रवाल जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उससे कहीं ना कहीं हम सभी इफेक्टिव होते हैं, हम सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें हमें देखनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बात करते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का। फिर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके सिलेबस के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है भारत में वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। देखिए, आप देखते हैं कोई भी जो उद्योग की स्थापना की जाती है उसको देखा जाता है कि उसका एक तो मार्केट पर ध्यान दिया जाता है, उसका दूसरी बात उसके कच्चे माल पर भी हम नज़र रखते हैं। तो जब बात करते हैं लौह एवं इस्पात उद्योगों की, तो आप देखते हैं इसका जो कच्चा माल है, तो कच्चा माल क्या है, आयरन ओर है, यानी लौह अयस्क इसका कच्चा माल है। लौह अयस्क, और लौह अयस्क जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे जब हम एक चीज़ होती है कि कच्चे माल से जब हम तैयार माल बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, तैयार माल, तो हो सकता है कुछ उद्योगों में कच्चे माल से तैयार माल बनने पर उसका जो भार है उसमें वृद्धि हो जाए, और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसको कच्चे माल से जब तैयार माल निर्मित किया जाता है तो उसका भार कम हो जाता है। फुट लूज इंडस्ट्री और फुट गेन इंडस्ट्री आपने सुना होगा। तो लौह एवं इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके अंतर्गत जब तैयार माल बनता है तो भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे परिवहन लागत कम आती है अगर हम कच्चे माल के स्रोत के नजदीक अपने उद्योग की स्थापना करें। तो अब तक या परंपरागत रूप से क्या होता आया था, जो लोहा एवं इस्पात उद्योग है वह कच्चे माल के स्रोत के आसपास कहीं पर स्थापित किया जाता था, आसपास। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में ऐसा कुछ होने लगा है कि लौह एवं इस्पात उद्योग कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थित होने लगे हैं। इनका क्या कारण है, तो किस वजह से ऐसा हो रहा है कि दूर स्थित इनको किया जा रहा है। तो देखिए, किसी भी उद्योग की स्थापना करने पर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे पास कच्चा माल कहाँ से आएगा, दूसरा हमारा बाजार कहाँ पर होगा, बाजार की स्थिति या अवस्थिति भी उस पर प्रभावित करती है उसे। तीसरी बात, हमारे पास श्रम, और वह भी सस्ता एवं कुशल श्रम उपलब्ध होगा या नहीं होगा, और इसके अलावा पूंजी की व्यवस्था उस जगह पर होगी नहीं होगी, आधारभूत ढांचा वहाँ पर अवस्थित होगा नहीं होगा। इन सारी चीज़ों का एक मिला जुला रूप देखने के बाद कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है। उसी तरह से हम यह देखेंगे कि आजकल जो कच्चे माल की स्रोत से दूर जो उद्योग स्थापित होने लगे हैं उनका क्या कारण है। तो आप देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों पर कुछ, जैसे हम वर्तमान में देखेंगे तटीय क्षेत्रों पर इस तरह के उद्योगों की अवस्थिति है, लोहा एवं इस्पात उद्योगों की। जैसे विशाखापट्टनम में, भारत में अगर हम देखें, विशाखापट्टनम में इस तरह का उद्योग है। एक अगर थोड़ा इंटरनेशनल वे में देखें तो यूएसए में जो शिकागो है वह भी तटीय क्षेत्र पर अवस्थित है, और वहाँ पर लोहा एवं इस्पात उद्योग बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा जापान की बात करें तो जापान का स्टील इंडस्ट्री आपको पता है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अगर हम बात करेंगे ओसाका के क्षेत्र की, तो वह भी तटीय क्षेत्रों में है।
तो इसका क्या रीजन है? तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि उद्योग की अवस्थिति के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे परिवहन, श्रम। श्रम कौन सा? एक तो सस्ता हो, दूसरा कुशल हो, स्किल्ड लेबर, ठीक है। और इसके अलावा बाजार की अवस्थिति। तो हम देखेंगे कि कुछ जगह पर जो ये लगे हैं, वहां पर जो तटीय क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो यहां पर जल परिवहन की बात आ जाती है, और जल परिवहन अपेक्षाकृत रूप से अगर हम कंपैरिजन करें तो थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए सस्ते परिवहन लागत को लेकर भी यहां पर इन क्षेत्रों में क्या नजर आता है, हमें इस तरह के उद्योगों की स्थिति नजर आती है। दूसरी बात अगर हम करें, आधुनिक जो तकनीकें आ गई है, आधुनिक जमाने में जैसे अगर लोहा एवं इस्पात उद्योग की बात करेंगे तो एक तकनीक है इलेक्ट्रॉनिक स्मेल्टर, जो इस उद्योग के अंदर बड़ी आवश्यक तकनीक के रूप में मानी जाती है। तो इस आधुनिक तकनीक को लेकर हमें क्या वही श्रम चाहिए, कौन सा? कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, कुशल एवं, और कोशिश करते हैं कि सस्ता भी हो। तो सस्ता के लिए वहां देखेंगे जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी और स्किल्ड भी होगी, या उन्हें स्किल्ड करने का काम करेंगे। तो इस तरह से यह अवस्थिति भी प्रभावित कर रही है वर्तमान में कि आधुनिक तकनीक के अनुसार हमें कुशल श्रम भी मिले और सस्ता श्रम भी मिले, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी अवस्थिति चेंज होती है उद्योगों को लेकर। औद्योगिक कल्चर की उपस्थिति, इसके अलावा किसी देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज लगती हैं? भारत की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात ऐसा एक बड़ा इंडस्ट्री हब है, महाराष्ट्र में भी चीजें देखने को मिलती है, इधर हमारे पूर्वी तटों पर भी देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें तो औद्योगिक या उद्योग संस्कृति की उपस्थिति, ऐसी जगहों पर उद्योगों की स्थापना होने लगी है जहां पर उद्योग संस्कृति उपस्थित है। उद्योग संस्कृति उपस्थित होने का मतलब, जब कोई व्यक्ति अपनी नई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाह रहा है तो वह यह देखेगा कि इस तरह की इंडस्ट्री पहले से किस क्षेत्रों में मौजूद है, ताकि उसे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके। क्योंकि अगर वहां पर पहले से कुछ इंडस्ट्रीज मौजूद हैं तो मुमकिन है कि वहां पर चीजें दूसरी जगहों से ज़्यादा डेवलप होगी। तो इस तरह से भी यहाँ पर इसको देखा जाता है अपने उद्योगों की स्थापना को लेकर। फिर अगर हम बात करें सरकारी नीतियों का प्रभाव, सरकारी नीतियां किस तरह से उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। जैसे सरकार अगर हम हमारे भारत की बात करें तो भारत एक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने वाला राज्य है, कल्याणकारी राज्य की स्टेटस भारत का है। तो भारत की सरकार चाहती है या भारत के लोग चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको दूर किया जाए और समावेशी विकास की तरफ हमें लेकर आया जाए। तो ऐसे में सरकार नीतियां बनाती है उद्योगों को लेकर, जहां पर गरीबी है, पिछड़ापन है या असमानताएं हैं, वहां पर सरकार कुछ एक्स्ट्रा छूट देती है कि अगर आप यहां पर इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो आपको टैक्स में फायदा मिलेगा या दूसरी चीजों में फायदा मिलेगा। इस वजह से भी यहाँ पर भी उद्योगों की अवस्थिति प्रभावित होती है सरकार की नीतियों को लेकर। और जैसे हमने बात की बाजार की अवस्थिति, बाजार की अवस्थिति भी कहीं ना कहीं आपको महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि माल जो बना रहे हैं वो कहीं बेचना भी तो है, और बेचने के लिए हमें कितना दूर जाना पड़ेगा या कितना पास रहना होगा, वह चीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फिर दूसरी बात अगर हम करें, जलवायुविक दशाएं कैसी है, भौगोलिक दशाओं की भी बात होती है, उसमें हम कच्चे माल की अवस्थिति को रख सकते हैं, और वही आधारभूत स्थिति वहाँ की कैसी है, क्या इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने लायक वहाँ की आधारभूत स्थिति है या नहीं। इस तरह से किसी भी उद्योग की स्थापना की बात की जाती है। तो ये क्वेश्चन तो लोहा एवं इस्पात उद्योग का था, इसमें कुछ चीज़ें हमें पर्टिकुलर इसी से रिलेट करके होनी होती है, इससे रिलेट करके लिखनी होती है, लेकिन
अगर आप एक ओवरव्यू लेंगे तो आप देखेंगे कि इन पॉइंट्स को हम किसी भी उद्योग को लेकर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी उद्योग की अवस्थिति उद्योग संस्कृति से प्रभावित होगी, सरकारी नीतियों से प्रभावित होगी। आधुनिक तकनीक वर्तमान में हर क्षेत्र में उपस्थित है और उसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रम की आवश्यकता होगी। तटीय क्षेत्र को हम लोहा की स्थिति से देख सकते हैं या परिवहन लागत को सस्ता करने को लेकर भी इसको देखा जा सकता है। और बाजार की स्थिति तो हर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है ही। तो इस तरह से इन तीनों क्वेश्चंस को हमने देखा और अब हम बात करने वाले हैं पेपर 2 की, सामान्य अध्ययन के पेपर 2 की यूपीएससी मुख्य परीक्षा, जिसमें 4 सब्जेक्ट हमें मोटे तौर पर देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आप कहेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था है, जिसके अंदर अगर सिलेबस को देखेंगे तो आपको हेडिंग्स मिलती है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इस तरह से इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक हैं ऐतिहासिक आधार एवं विकास किसका, भारत के संविधान का, उसकी विशेषताएं, उसमें संशोधन किस तरह से होते हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही है, और हमारे संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी बात हमसे पूछी जा सकती है। फिर आप देखें तो संघ एवं राज्य के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां। तो भारत का जो संघ है या परिसंघ है उसके सामने जो भी चुनौतियां आती है किस तरह से आती है और उनका कैसे समाधान हमें करना चाहिए, किस तरह के प्रावधान हमारे संविधान में उनको लेकर हैं, उसका कार्य संचालन कैसे होता है, इन सब के बारे में बात होती है। बहरहाल अगर इस पूरे सिलेबस को हम इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं, और इन हेडिंग में अगर हम हमारे संविधान के सिलेबस को रखें तो हमें क्या नजर आता है, वही पिछले 5 सालों का जो एनालिसिस हम ले रहे हैं उसी पर लेकर चल रहे हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान और भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना, भारतीय संविधान जब हम कह रहे हैं तो उसमें वो सभी आ गया, इसकी विशेषताएं, इसके प्रमुख प्रावधान, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसका ऐतिहासिक विकास जो भी है, इन टॉपिक से रिलेटेड, और जो अन्य देशों से तुलना है, इसमें पिछले 5 सालों में 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है अन्य देशों से तुलना में। तो अगर हम बात करें 2022 की अन्य देशों से तुलना में 2022 की, तो भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति पद को लेकर जो समानताएं और भिन्नताएं हैं उनके बारे में 2022 में क्वेश्चन किया गया। इसी तरह से 2021 में अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसे, 2021 में अगर अन्य देशों से भारतीय संविधान की तुलना की बात करें तो इंडिया और यूएसए में जो समता का अधिकार है, जैसे हमारे यहाँ पर आर्टिकल 14 से शुरू है समता का अधिकार, उसके बारे में बात की गई है। 2021 में इंडिया और यूएसए के बीच दोनों के संविधानों में जो समता का अधिकार है, उनमें किस तरह की समानताएं और किस तरह की भिन्नताएं हैं, इसकी बात की गई है। 2020 में कंटिन्यू हम देख रहे हैं 3 सालों से, 2020 में इंडिया और यूके, ये जो 2 लोकतांत्रिक देश हैं, इनके स्वरूप में इनकी न्यायिक व्यवस्था को लेकर किस तरह की समानताएं या भिन्नताएं मौजूद हैं, उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर पेश करने के बारे में कहा गया। और 2019 को छोड़ दें तो 2018 में फिर से इंडिया और यूएसए के संविधान से तुलना के बारे में बात की गई है। तो पिछले 5 सालों में 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं अन्य देशों से तुलना से। तो इस चीज को हमें क्या देखना है, 2022 में इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति से तुलना की बात कही गई क्योंकि वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तो हमें यहाँ से अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं पूरी तरह से, तो हमें जो सवाल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे करंट अफेयर से लिंक होते हुए। इसी तरह से भारतीय संविधान को लेकर, उसके प्रावधानों को लेकर या उसके किसी कॉन्सेप्ट को लेकर वर्तमान में चर्चा में रही चीजों के बारे में आपसे पूछा जाता है। और हम देखते हैं
पिछले 5 सालों में लगातार 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले हैं और बहुत बड़ा नंबर यह अपने आप में कैरी करता है। फिर बात करें संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं स्थानीय शासन, जो भारत संघ और राज्य के विषय हैं, जो स्थानीय शासन के विषय हैं, उनकी भी बात करें तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर देखें अगर विधायिका, जब आप यहाँ पर इस टेबल में विधायिका लिखा हुआ देखते हैं, इसका मतलब है विधायिका, उसके कार्य, उसका कार्य संचालन, उसके विशेषाधिकार, उसकी समितियाँ जो भी हमारे सिलेबस में है वहाँ से। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, देखिए ये एक अधिनियम है जो स्पष्ट रूप से हमारे सिलेबस में लिखा गया है, तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 3 क्वेश्चन 2022 में हैं, 3 क्वेश्चन 2021 में हैं, 3 क्वेश्चन 2020 में हैं, 2 क्वेश्चन 19 में हैं और 1 18 में है। महत्व देख रहे हैं आप, 3 सालों में 9 क्वेश्चन, 5 सालों में 12 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, और नंबर कैरी कर रहा है 40। तो इसको भी हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। कार्यपालिका से पिछले 3 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन 5 सालों में 18 में 1 और 19 में 1 पूछा गया है। न्यायपालिका से 3 क्वेश्चन है पिछले 5 सालों में, और तो यह, इसे भी हमें देखना तो है ही, पूरी तरह से देखना है और ध्यान से देखना है। विभिन्न घटकों के मध्य शक्ति पृथक्करण की जो बात आती है, इसको अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चन पिछले 5 सालों में यहाँ से भी हमें नजर आते हैं, यानी कभी पूछा जा सकता है, कभी इग्नोर भी किया जा सकता है। इस तरह की अप्रोच इन टॉपिक से, अगर हम इन टॉपिक्स की बात करें तो दिखती है। संवैधानिक पद तथा संवैधानिक, विधिक, विनियामक एवं अर्धन्यायिक निकाय, जो हमारे निकाय हैं उनके बारे में रेगुलर देखते हैं आप। कम से कम 1 क्वेश्चन आपको नजर आएगा। इस बार 2 क्वेश्चन थे पिछले, उसके बाद 3 साल लगातार 1-1 क्वेश्चन, और 2018 में हमें 4 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। और बाकी अगर इसकी बात करें तो 1 क्वेश्चन पिछले 5 सालों में सिविल सेवा की बात करें, तो हालांकि इसको हम ज़्यादातर रूप में देखेंगे जो गवर्नेंस वाला पोर्शन होगा उसमें। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 20 में से 9 क्वेश्चन आपको लगातार नजर आ रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था से। 2018 में 10 थे, और नंबर की अगर हम बात करें तो 110 से 125 तक आपका नंबर कैरी करता है, यानी लगभग आधा पेपर कैरी करता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यह हो जाता है। अगर बात करें, देखना सभी को है, अन्य देशों की तुलना वही करंट अफेयर्स में जो रहेगा उसको ज़्यादा अच्छे से देख लेना है। संविधान पूरा देख लेना है, जो मुख्य तत्व हैं किसी भी देश से जिससे हम तुलना करने वाले हैं उसके संविधान को ओवरऑल देखना है। क्योंकि हमने देखा है कि समता का अधिकार भी पूछ लिया गया है, तो न्याय व्यवस्था से भी सवाल पूछ लिया है, राष्ट्रपति से भी सवाल पूछ लिया है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसके किसी भी देश के संविधान को पूरा देखना है, जो करंट अफेयर में ज़्यादा हाईलाइटेड हो, खासकर जहां पर चुनाव हुए हों, प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर हुआ हो। इस तरह के देशों से हमें ध्यान में रखना है। फिर से वही कहूँगा, किसी भी टॉपिक से देखिए, पेपर 2 जीएस का, पेपर 2 और पेपर 3 लगभग 95% करंट अफेयर से लिंक्ड होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि बेसिक से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को अगर हम तैयार करते हैं तो हमारी चीज़ें आसानी से तैयार हो सकती हैं। दरअसल ये सिलेबस एनालिसिस का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो सिलेबस पढ़ते ही नहीं हैं। किसी भी कोचिंग का या यूट्यूब से किसी को भी पढ़ना शुरू करते हैं, और जब तक वो बहुत सारी क्लासें पढ़ा नहीं देता उसको देखना बंद नहीं करते। तो हमें आवश्यकता है हमारे सिलेबस पर नज़र रखते हुए चीज़ों को तैयार करने की। इसलिए यह मकसद है कि हम अपने सिलेबस को आप किसी भी बहाने से पढ़ें, किसी भी तरह से विश्लेषण करें, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो या सेल्फ एनालिसिस करें। तो इसलिए ये वीडियोस आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन का ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं।
संकल्पनात्मक क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो बात होती है उसके बारे में आपको कह रहा है कि यह बात संविधान में ही कहीं ना कहीं निहित है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से अलग अलग निर्णयों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आगे बढ़ाई है, उन निर्णयों की विवेचना में करनी है और किस तरह से संवैधानिक नैतिकता को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, या इस तरह का एक ओवरव्यू आपको देना है। 2021 का क्वेश्चन है, 150 शब्द हैं और 10 अंकों का यह सवाल आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। सवाल कह रहा है कि यह ठीक है कि मानवाधिकार आयोग जो भारत में है उन्होंने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम किया है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं या संस्थाएं हैं या कंपनीज हैं, जो ताकतवर और प्रभावशाली लोग हैं, उनके बारे में ज़्यादा सफलता इसे नहीं मिली है। तो इनकी संरचनात्मक और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। तो मानवाधिकार आयोगों में वैसी कौन सी संरचनात्मक खामियां हैं और किस तरह के मुद्दे हैं इनके सामने ताकि ये इन चीजों में असफल रहे हैं, ये बताने हैं और आपको उसका सुझाव भी देना है। अगला क्वेश्चन, किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निरर्हित किया जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है? ऐसे कौन से आधार हैं? उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्ता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के वे कौन से प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत किसी व्यक्ति को, किसी विधायक को, किसी सांसद को अपनी सदस्यता से या उसकी योग्यता से अयोग्य बता दिया जाता है, अयोग्य करार दे दिया जाता है? उन प्रावधानों का उल्लेख करना है और उस व्यक्ति को कौन कौन से प्रावधान हासिल है अपनी योग्यता को लेकर, उनके बारे में भी आपको चीजें बतानी है। तो यह था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आया होगा और अगर आपके कुछ इनपुट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं आप कमेंट करके जरूर बताइए। उनको कंसिडर किया जाता है, आपके कमेंट्स पर नज़र रखी जाती है। इसके अलावा आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखें और जो आपके फ्रेंड अपनी इसी तैयारी में आपके साथ हैं उन्हें भी दिखाएं ताकि आप दोनों अपनी सफलता के करीब पहुंच सकें, आप और आपके फ्रेंड्स एक साथ खुशी के दिन देख सके। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।